नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आपको पता था कि हम 3 दिनों तक क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे भी, जिसमें हमने क्या किया, 3 दिन में से 2 दिनों तक पद परिचय के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था अभी। और इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम आज जैसे तीसरा दिन था जो हिंदी का एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हम आज अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं भी, रस। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रस है, इसकी डेफिनेशन या फिर इसका अर्थ होता क्या है। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए रस से रिलेटिव भी। अब मैं पहले बात करूँ इसकी डेफिनेशन की। अब इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको इसके नाम से ही याद करवा दूंगा भाई। अब देखिए, रस रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप बोल दोगे भाई, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मीन्स इसी आनंद से हमारी क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है भाई। मतलब डेफिनेशन क्या होगी रस की, हम लिख सकते हैं, जब किसी काव्य मतलब कविता वगैरह या रचना को पढ़ने के बाद भाई हमें आनंद की अनुभूति हो, तो वह क्या कहलाता है अभी, रस कहलाता है। देखिए मैंने क्या लिखवाया आपको, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे आनंद। तो यहाँ आनंद से हमारी डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं हम, जब हम किसी काव्य या रचना को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमको कई काव्य या रचना में बहुत ज़्यादा आनंद आ जाता है, तो जो आनंद आता है उसी आनंद को ही क्या बोला जाता है, रस बोला जाता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब जिस तरह भाई हमने कल टॉपिक किया था भाई पद परिचय, फर्दर उसमें हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में डिस्कशन किया था और उनके प्रकार किए थे। ऐसे ही क्या होता है भाई, आपके यहाँ पे रस के कई प्रकार होते हैं अभी, ठीक है। और प्रकार करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई रस पहले तो होते कितने हैं। देखिए इस बात में फ़र्क है कि भाई रस के प्रकार और रस कितने होते हैं अभी। तो यदि आपसे ये पूछ ले कि भाई रसों की संख्या कितनी है, की संख्या, तो आप क्या जवाब दोगे। देखिए यदि आपसे वहां पर पूछ ले भाई भरत मुनि के अनुसार, मुनि के अनुसार इसकी संख्या कितनी मिलेगी आपको, 8 मिलेगी। अब बात करें कि जो ये 8 रस हैं, इनका वर्णन किस में मिलता है। भरत मुनि जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी भाई, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, आपको शायद पता होगा, भरत नाट्यम, या फिर सॉरी, भरतनाट्यम एक नृत्य का नाम लिखवा दिया मैंने आपको। आप बोलोगे इसमें नाट्य शास्त्र, ये थी भाई इनकी एक बुक, सॉरी उसके लिए।
तो जो ये नाट्य शास्त्र थी, इस नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मान ली थी भाई? 8 मान ली थी। अब बात करें कि भाई इन्होंने एक रस नहीं माना था इसमें, वो एक रस कौन सा था? फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना, हम बाद में जैसे जैसे चलते जाएंगे डिटेल से करेंगे जितने भी रस होंगे। तो इन्होंने शांत रस को नहीं माना था भाई। तो मीन्स आपसे कोई पूछे रसों की संख्या, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? भरत मुनि के अनुसार पूछे, तो आपको बोलोगे कितनी है? 8 है। तो पूछ लेगा कि इन 8 रसों की का जो वर्णन है किन में मिलता है? भरत मुनि की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में कौन सा रस नहीं माना गया है? आप बोलोगे शांत रस को नहीं माना गया भाई। एक तो चीज आपको ये याद रखनी है भाई। सेकंड क्या है भाई? आपको इस तरीके से पूछ ले कि भाई मूल रस कितने हैं। अब किसी के अनुसार ना पूछे तो तब आप क्या बोलोगे? मूल रसों की संख्या हमारी 9 है भाई। एंड आपसे पूछ ले कि भाई बाद में जोड़े गए रसों की संख्या कितनी है? बाद में जोड़े गए रसों की संख्या, तो आप कितना बोलोगे? 2 है भाई। अब बात करें कि भाई जो ये 2 रस हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा इसके अंदर आपका वात्सल्य रस, एंड एक रहेगा इसके अंदर आपका भक्ति रस भाई। यानी बाद में जोड़े गए रस कौन कौन से? आपके वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस तरह से भाई कुल रसों की संख्या कितनी हो जाती है अभी? तो कुल रसों की संख्या पूछ ले इस तरीके से की संख्या, तब आप क्या बोलोगे? 11 भी। मीन्स देखिए यहां से भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आप क्या बोलोगे? 8 है। मूल रस पूछे तो आप बोलोगे 9 है। बाद में जोड़े गए रस कितने थे? 2 थे। और इनको मिलाकर कितने रस हो जाते हैं? 11। और ये 2 रस कौन कौन से थे? वात्सल्य रस और भक्ति रस भाई। अब जैसे मैं इसमें आपको कुछ आगे बताता हूं। इस क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है? देखिए इसमें वो बोल सकता है भाई बताए नवीन रसों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तब आप क्या बोल दोगे इस केस में? 2 है। 2 कौन कौन से? वात्सल्य और भक्ति रस। क्योंकि ये बाद में जोड़े गए इसलिए इनको क्या माना गया है? नवीन रस माना गया है। और सभी के सभी बाकी तो बहुत प्राचीन थे, पहले से जुड़े हुए थे भी। अब देखिए जो मैंने ये चीज़ लिखवाई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब सेकंड बात क्या है? कोई अब आपसे मतलब जब एग्जाम दो और एग्जाम में आपको क्या मिले, मान लिया 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। ए ऑप्शन में आपको रसों की संख्या दे दी 8, और बी ऑप्शन में दे दी आपको रसों की संख्या 9, और सी ऑप्शन में रसों की संख्या दे दी आपको 11, और डी में दे दी आपको नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं भी। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तब आप रसों की संख्या कितनी करोगे? तो हमेशा याद रखना इस केस में आप रसों की संख्या 9 मानोगे, क्योंकि जो मूल रस है वही वास्तविक रस माने जाते हैं। यदि बाय चांस आपका 9 नहीं है भाई, तब आपका डिपेंड करेगा कि भाई किसके अकॉर्डिंग पूछे गए अभी। वो भरत मुनि के अकॉर्डिंग है तो 8 करना है, और भरत मुनि के अकॉर्डिंग भी नहीं पूछा गया तब कितना करोगे आप? 11, वरना 9 इज 100% करेक्ट आंसर रहेगा भाई। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई रसों की संख्या कितनी है, तो आपको इस तरीके से रसों की संख्या बतानी है भाई। अब चलते हैं हम आगे भी। ये तो थे भाई रस और उनकी संख्या। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई रस के प्रकार कितने हैं, अब वहां पे भाई गलती मत कर देना, कभी प्रकार की जगह आप रसों की संख्या कर दो और संख्या की जगह आप उसके प्रकार लिख दो। याद रखना जो रस के प्रकार है कितने हैं हमारे?
4 प्रकार है। पहले मैं ये 4 के 4 लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे भाई। अब इसमें पहले नंबर पे तो आता है आपके पास विभाव, इसके प्रकार के अंदर, और भाव से मना सेकंड रस का प्रकार इसका अनुभाव। एंड थर्ड नंबर पे इसमें क्या मना है, इसमें आपका संचारी भाव। एंड फोर्थ नंबर पे क्या बन गया इसके अंदर आपका स्थाई भाव। तो ये है भाई रस के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से हो गए भाई आपके पास, विभाव हो गया, सेकंड नंबर पे आपका अनुभाव हो गया, थर्ड नंबर पे संचारी भाव, एंड फोर्थ नंबर पे आपका स्थाई भाव हो गया। अब पहले हम डिस्कस करते हैं इसके विभाव के बारे में भी, कि भाई ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है भाई। अब देखिए भाई विभाव के अंदर, अब विभाव क्या होते हैं भाई, जो स्थायी भाव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। हम उनको क्या बोल सकते हैं भी, विभाव बोल सकते हैं भी। कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो हमारे मन के अंदर, किसको उत्पन्न करती हो, स्थायी भावों को उत्पन्न करती हो। ठीक है ना। अब हम आएंगे कुछ ही देर बाद स्थायी भाव के ऊपर। फिलहाल के लिए आप इसमें क्या याद रखोगे, जो विषय या वस्तु भाई, विषय या वस्तु क्या करे भाई, हमारे हृदय में या मन में स्थायी भाव उत्पन्न करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं फिर दोस्तों इसका। अब देखो मैंने ये तो डेफिनेशन लिखवा दी भाई, जो विषय या वस्तु क्या करे, स्थायी भाव को हमारे हृदय में उत्पन्न करे। लेकिन इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा इसके प्रकार, क्योंकि इसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई इस डेफिनेशन में लिखा क्या है। अब यहाँ पर जो विभाव है, विभाव के आगे फर्दर क्या कर दिए गए हैं, 2 प्रकार कर दिए गए भी। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें पहले नंबर पे तो आता है आपके पास आलंबन विभाव भाई, आलंबन विभाव। एंड दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर आपका उद्दीपन विभाव। अभी इन्हीं प्रकार से आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी भाई, उद्दीपन विभाव। ये थे भाई इसके 2 प्रकार। अभी इनको ध्यान से समझिएगा भाई कि भाई ये है क्या। देखिए मैं उद्दीपन को आपको अभी कुछ देर बाद समझाता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। पहले आलंबन के बारे में पढ़िए। आलंबन क्या करते हैं, अच्छा मैं ये लाइन लिखवाता हूँ यहाँ पे, जो हमारे मन में क्या करते हो, भावों को जगाते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आलंबन विभाव बोलते हैं। एवं हमारे मन में भाव कौन जगाएगा, मान लिया आप कोई भी पिक्चर वगैरह देख रहे हो भाई, कोई फिल्म देख रहे हो, तो उसके अंदर जो नायक नायिका है यानी एक्टर एक्ट्रेस है, वही क्या करते हैं, हमारे मन में भाव को जगाते हैं। मतलब इसके उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे ठीक है ना, नायक नायिका हो गया भाई। अब ये क्या करते हैं, हमारे मन में भावों को जगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आलंबन विभाव बोलते हैं। आगे देखिए भाई, जो आलंबन विभाव है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है भाई। वो कौन से हो गए भाई आपका,
कितने भागों में बांटा जाता है आलंबन विभाग को? आप बोलोगे 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से हो गए? नंबर फर्स्ट पे आता है इसके अंदर आपका आश्रय आलंबन, एंड नंबर सेकंड पे आता है इसके अंदर आपका विषय आलंबन। अब बात करें कि भाई ये आश्रय आलंबन है क्या भी। अब यहां लिखवाता हूं मैं इसके बारे में, जिसके मन में भाव जगे, वो तो क्या कहलाता है आपका आश्रय आलंबन कहलाता है। बात करें कि विषय आलंबन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जिसके मन में जिसके प्रति क्या जगे भाई, भाव जगे, उसे हम क्या बोलते हैं, विषय आलंबन बोलते हैं। देखिए आश्रय आलंबन मैंने क्या बताया, जिसके मन में भाव जगे भी, गौर करना इन पॉइंटों पे। एंड विषय आलंबन क्या बताया, जिसके प्रति भाव जगे भी। जैसे कि मैं इन दोनों को एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूं आपका। जैसे मैं एक बढ़िया है एग्जांपल लिखता हूं, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव था भी। रति का अर्थ होता है भी प्रेम का भाव था। अब इस एग्जाम्पल को समझिए भी। अब राम के प्रति क्या था भी, राम के मन में क्या था, सीता के प्रति प्रेम का भाव था। अब किसके मन में भाव जगा, राम के मन में। और जिसके मन में भाव जगे वो क्या कहलाता है, आश्रय आलंबन। तो यहाँ पर राम क्या बोल दोगे, कौन सा आलंबन हो जाएगा, आप बोलोगे आश्रय आलंबन हो जाएगा। अब किसके प्रति जगह, यानी जिसके प्रति जगता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषय आलंबन। तो आप बोलोगे सीता के प्रति जगह, तो यहाँ सीता क्या है, विषय आलंबन है। तो आई होप प्यार दोस्तों आपको ये आलंबन विवाह के दोनों प्रकार, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, इस एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे भी। तो ये था प्यार दोस्तों हमारे पास आलंबन विभाव। और दूसरा क्या था इसमें, उद्दीपन विभाव, जो किसके भाग थे भाई, आपके विभाव के 2 भाग थे भाई। अब हमने ये आलंबन विभाव पढ़ लिया नंबर 1 पे। अब नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं भाई इसका उद्दीपन विभाव के बारे में। अब नंबर 2 पे क्या होगा, अभी लिखवाया था मैंने आपको, उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव में मैंने क्या बताया था आपको, जो भाव को जगाते हैं, जैसे नायक नायिका। जबकि उद्दीपन विभाव में क्या होता है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा बताता हूँ इसमें आपको, जो क्या करे, जो माहौल बनाए भी, बनाए, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उद्दीपन विभाव बोल सकते हैं। माहौल कैसे भाई, जैसे कि भाई आप नायक नायिका, मतलब कोई फिल्म देख रहे हो, उसके अंदर एक्टर एक्ट्रेस तो है, लेकिन उनसे क्या नहीं बनता भाई, माहौल नहीं बनता। उसके अंदर क्या दिखाया जाएगा आपको, जैसे चांदनी रात का कोई सीन दिखाया जाएगा भाई, मतलब यहाँ चांदनी रात क्या कर रही है, माहौल को बना रही है। या फिर कोकिल गुंजन, यानी कोयल का गूंजना, या फिर वही कुछ ऐसा सुंदर उद्यान, मतलब पार्क वगैरह दिखा देगा, या रमणीय उद्यान होगा भी आपके पास।
ठीक है, या फिर क्या दिखा देगा, वर्षा ऋतु का कोई सीन। तो देखो ये सभी चीज़ें क्या करती है, माहौल बनाती है। मतलब जो भी चीज़ माहौल बनाती है भी, वो क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। मीन्स वो उद्दीपन विभाव में आती है। तो प्यारे दोस्तों, रस का जो पहला प्रकार था विभाव, और उसके अंदर जो टाइप्स थे वो आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके दूसरे टाइप की तरफ भी। अब मैंने दूसरा टाइप क्या बताया था आपको, आप बोलोगे विभाव के भाव से मैंने आपको बताया था अनुभाव। ठीक है ना। अब अनुभाव में क्या बोलेंगे हम, इसमें लिख सकते हैं मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या बोल सकते हैं, अनुभाव बोल सकते हैं भी। मनोगत भाव कैसे, जो मन के भाव है। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है, किसी का फेस मतलब देख के हम बता देते हैं भाई इसके मन में ये चल रहा है, ये फिर ये चल रहा है। तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अनुभव के अंदर, मनोगत भाव को, यानी मन के भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, आप बोल सकते हैं उन्हें ही अनुभाव बोला जाता है भी। अब बात करते हैं कि भाई जो अनुभाव है, आपको इनकी संख्या याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है अभी। क्या याद रखनी है, इनकी संख्या याद रखनी है। इनकी संख्या मानी जाती है अभी 8। आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई अनुभाव की संख्या बताइए, तो आप कितना बोलोगे, 8 बोलोगे भाई। अब वो 8 कौन कौन से हैं, आपको इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसको आप बेशक से याद रखो या ना रखो, रिवीजन करते रहिएगा। बाकी आपको नंबर जरूर याद होना चाहिए कि भाई कितना नंबर होता है इनका। तो जो इनकी संख्या होती है 8 होती है, वो कौन कौन सी है। देखो पहले नंबर पे तो आता है इसके अंदर, ये मार्क कर दिया, आप बोलोगे स्तंभ। दूसरा क्या याद रखोगे आपका, अतिशय से संवेद भाई। अतिशय से स्तंभ, अतिशय से संवेद, और अतिशय से स्वरभंग भाई। ये तीसरा भाग हो गया इसका। एंड चौथा भाग क्या आता है इसके अंदर, रोमांच भाई। यानी इसके रे से आप याद रख सकते हो। एंड फिफ्थ से क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, अश्रु ले लो। एंड 6 नंबर पे क्या आएगा इसके अंदर, विवर्णता आएगा भाई। एंड 7 नंबर पे आप ले सकते हो इसके अंदर पढ़ ले भाई। एंड एक ले सकते हैं हम, ठीक है ना, दशा वगैरह कुछ भी भाई। यानी इस तरीके से इसके कितने 8 वेद होते हैं भैया, फिर इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वो कौन कौन से, पहला स्तंभ, दूसरा समेत, तीसरा स्वरभंग, चौथा रोमांच, ठीक है, पांचवा अश्रु, फिर विवर्णता, फिर प्रलय, फिर उसकी जो दशा वगैरह है भाई। इस तरीके से इनकी संख्या क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो आपको अनुभाव में सिर्फ इतना याद रखना है भाई। तो आशा है आपको ये अनुभव भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं हम इसके थर्ड टाइप की तरफ भी। अब थर्ड टाइप में क्या है इसके अंदर, प्रकार के अंदर ये चल जाता है भाई इसके अंदर आपका संचारी भाव। अब जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, संचार। संचार क्या करता है,
जो एक चीज़ को ले जाता है फिर उसको वापस लाता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, संचार बोल सकते हैं। तो ऐसे भाव के केस में क्या बोलेंगे, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मनुष्य के मन में आने जाने वाले भाव को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे संचारी भाव बोला जाता है भी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब मनुष्य के मन में आने जाने वाले भाव कैसे, जैसे आप कई बार सोचते होगे कुछ चीज़ आपके दिमाग में आती है और तुरंत क्या है वो चली भी जाती है, कोई चीज़ आई फिर चली गई, मतलब ऐसे ही कुछ ऐसे भाव होते हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं और फिर हमारे दिमाग से यानी मन से चले जाते हैं। ऐसे ही भाव को हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं। अब इसमें जैसे कि आपने अनुभाव में संख्या याद रखी थी कि उनकी 8 होती है, तो इसमें भी आपको इनकी संख्या याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। तो इनकी संख्या रहेगी आपकी 33 भाई। सिर्फ आप इनका नंबर याद रखिए, ठीक है ना। आप वैसे ही देख के बता सकते हो कि भाई जो में भाव कौन से होते हैं भाई, ना वो पूछे जाएंगे, सिर्फ आप इनका नंबर याद रखिएगा इसके अंदर कि भाई संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 है भाई। तो ये थी भाई हमारे पास थर्ड टाइप रसों की, संचारी भाव। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट फोर्थ टाइप की तरफ। अब देखिए प्यार दोस्तों, इसकी फाइनल एंड लास्ट टाइप क्या बताई थी मैंने आपको, स्थाई भाव के बारे में बताई थी। अब बात करेंगे स्थाई भाव। स्थाई भाव में जैसे स्थाई वर्ड आया, स्थाई का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले, मतलब हम इसमें लिख सकते हैं जिन भावों का प्रभाव हमारे मन पर क्या रहे भाई, लंबे समय तक रहे भी, ऐसे भाव को क्या बोलते हैं हम, स्थाई भाव बोलते हैं भी। अब जैसे मैंने लिखा जिन भाव का प्रभाव हमारे मन पर रहे पर लंबे समय तक रहे भी, ऐसे ही भाव को हम क्या बोलते हैं, स्थाई भाव। अब लंबे समय तक कैसे, जैसे कि प्यारे दोस्तों आप बुक्स वगैरह में कोई कहानी पढ़ते हो, वो कहानी आपने एक बार पढ़ ली, आपके दिमाग में वो सेट हो गई भी, बेशक आप उसको 1 साल के बाद भी सुनाओ, आप उसको सुना सकते हो, क्योंकि जो उसके स्थायी भाव है आपके मन में छप गए हैं। या फिर आप कोई भी फिल्म वगैरह देखते हो भी, और फिल्म आपने अब देखी तो आपको कई साल तक याद रहती है, क्यों, उसका रीज़न होता है आपके मन में जो उस फिल्म से रिलेटेड स्थायी भाव थे वो छप चुके हैं अभी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। अब बात करें कि भाई हमने विभाव की संख्या पढ़ ली, कितनी है, आप बोलोगे 8 है, यानी 8 है। मैं पूछता हूँ भाई आप अनुभाव की संख्या बताइए कितनी है, सॉरी वो 8 है। और मैं आगे आपसे पूछता हूँ संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 33 है। तो ऐसे ही क्या होती है, इनकी संख्या होती है। अब देखिए इनकी संख्या कैसे होती है, जो रस होते हैं तो रसों के आधार पर इनकी संख्या मानी जाती है, यानी मैं लिखवाता हूँ रसों के आधार पर स्थायी भाव की संख्या मानी जाती है भी। स्थायी भाव की संख्या मानी जाती है। अब देखिए रसों के आधार पर स्थायी भाव की संख्या कैसे मानी जाती है, मान के चलो यदि आपके पास 8 रस है तो उसमें स्थायी भाव की संख्या कितनी रहेगी, आप बोलोगे 8 ही रहेगी। आपके पास रस 9 है तो आप बोलोगे स्थायी भाव की संख्या भी कितनी रहेगी, 9। रस क्या है, 11 है, तो यानी आप बोलोगे स्थायी भाव की संख्या कितनी रहेगी, 11। मीन्स इन बातों से क्या कंक्लूजन निकला, हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि भाई प्रत्येक रस में एक
स्थाई भाव अवश्य होता है। क्यों, मैंने क्या बताया, क्योंकि 8 थी तो 8, तो इसका मतलब यही होगा कि भाई एक रस में एक स्थाई भाव मिलेगा, 9 थी 9, 11 थी 11। तो इस तरीके से इनकी संख्या का क्या गया है, डिफाइंड किया गया है। अब देखिए स्थाई भाव क्या था, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहे, इनकी संख्या किस पे कैसे बताओगे आप, रसों के आधार पर बताओगे, क्योंकि हर एक रस में एक स्थाई भाव होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम रस में इतना ही करते हैं, और कल के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो ये हमारे 11 के 11 रस है कि भाई ये कौन कौन से अभी, और उन रसों के अंदर जो स्थाई भाव है वो क्या क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही करते हुए हम अपनी इस वीडियो को रोकते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और लास्ट में प्यारे दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।